नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी जो चाहते हैं, जो कहते हैं, वो मोदी सरकार कर देती है। क्या विपक्ष सरकार चला रहा है? दक्षिणपंथी भी यही कहने लगे कि सरकार राहुल चला रहे हैं क्या? अब राहुल गांधी ने खुद ही कहा है कि सरकार विपक्ष चला रहा है, वो चला रहे हैं। राहुल ने जम्मू कश्मीर में कहा कि लेटरल एंट्री की बात की इन्होंने। कहते हैं कि सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कि कैसे लाओगे? अमीर लोगों को लाएंगे, कमजोर लोगों को तुम आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लेटरल एंट्री लाओगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है हम नहीं करेंगे। आजकल सरकार विपक्ष चला रही है। सच्चाई ये है कि जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे, और हम जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड चाहते हैं हम वो करवा देंगे। पीएम मोदी चुनाव प्रचार से गायब हैं, विदेश यात्रा करने में लगे हुए हैं, तो राहुल गांधी चुनावी राज्यों में गर्दा उड़ा रहे हैं। आज राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में घोषणा की है कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाकर ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पहली बार है कि राज्य का दर्जा छीना गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य का दर्जा रद्द करके लोगों का हक छीना गया, ये पहली बार हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास में ये काम पहले कभी नहीं किया गया। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देना है। आपका सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि अधिकार और धन सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, देश को संविधान दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, राजा का नाम एलजी है। आपका धन आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा देना ही होगा। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में अमित शाह के बेटे जय शाह पर निशाना साधा। बता दें, जय शाह पहले बीसीसीआई के सचिव थे और अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सारी चीजें और सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, अमित शाह के जो बेटे हैं उन्होंने कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया है, लेकिन वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता और बाकी स्टेट की जनता चुप रहेगी। नेटफ्लिक्स पर आई IC-814 सीरीज विवादों में घिरी हुई है। लोग, खासकर दक्षिणपंथी लोग, इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फैक्ट्स पर नहीं है, नाम गलत दिए गए हैं। लेकिन इस बीच IC-814 कंधार अपहरण की सर्वाइवर पूजा कटारिया ने सारी अफवाहों को खत्म कर दिया है। वो उस प्लेन में मौजूद थी, यात्री थी। उन्होंने कहा है कि विमान में 5 आतंकवादी सवार थे। उड़ान भरने के आधे घंटे बाद आतंकवादियों ने घोषणा की कि विमान हाईजैक कर लिया गया है। हम घबरा गए थे, हमें अपना सिर नीचे रखने के लिए कहा गया। हमें ये भी नहीं पता था कि हम कंधार में हैं। लोगों को घबराहट हो रही थी, इसलिए बर्गर नाम का एक आतंकवादी जो फ्रेंडली व्यवहार रखता था, उसने लोगों की मदद की और उन्हें अंताक्षरी खेलने के लिए कहा। आतंकवादी डॉक्टर ने इस्लाम में धर्मांतरण पर बहुत सारे भाषण भी दिए। दूसरे आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नाराज हो रहे हैं। पूजा कटारिया ने कहा कि भारत सरकार अमृतसर में विमान पर कमांडो हमला करने की कोशिश कर सकती थी, उनको करना चाहिए था, फिर ये भारत के बाहर उड़ान नहीं भर सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये सरकार का फेल्योर है। भारत को विश्वगुरु बनाने का ख्वाब दिखाया जाता है, लेकिन यह ख्वाब झूठा है, क्योंकि जिस देश में नागरिकों को विश्वगुरु बनाने का ख्वाब दिखाया जाता है, वहाँ छोटी सी बच्ची के द्वारा स्कूल में टीचर की मांग करने पर जेल भेजने की धमकी दी जाती है। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का है, जहाँ शिकायत लेकर पहुंची छात्राओं को DEO यानी जिला शिक्षा अधिकारी ने जेल भेजने की धमकी दे डाली। छात्राओं का आरोप है कि DEO अभय जायसवाल ने उनसे बदसलूकी भी की। बच्चों ने रोते रोते मीडिया को सारी बातें बताईं, जिसके बाद विभागों में हड़कंप मच गया। मामला डोंगरगढ़ स्थित सरकारी स्कूल का है। स्कूल के बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं ताकि उनको शिक्षक मिल जाए। इसलिए बच्चे कलेक्टर के पास पहुंचे और अपने स्कूल में शिक्षक की कमी को लेकर शिकायत की। स्कूली बच्चों ने कलेक्टर के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, लेकिन वो तो 4 हाथ आगे निकले। बच्चों की शिकायत सुनने की जगह उनको ऑफिस से भाग जाने के लिए कहा। बच्चों का आरोप है कि DEO ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें जेल भेजने की धमकी दे दी। वहीं DEO से मिलने के बाद स्कूली बच्चों ने रो रो को मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई। वैसे बात भी सही है, स्कूल में टीचर कौन मांगता है? बिना पढ़े ही विश्वगुरु बनेंगे? शिक्षा की थोड़ी ही जरूरत होती है। टीचर की मांग करने वालों को बड़ी सी बड़ी सजा दी जाए।
पढ़ना चाहते हैं। अब ये खबर और जोर पकड़ रही है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हीं खबरों के बीच दोनों पहलवानों ने चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही राहुल गांधी से मुलाकात की है। कांग्रेस ने फोटो भी जारी किया है। बता दें, 1-2 दिन में कांग्रेस हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। वहीं कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले पहलवानों की ये मुलाकात इस बात के संकेत और मजबूत कर रही है कि पहलवान फोगाट और पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतर सकते हैं। बता दें, विनेश फोगाट पिछले दिनों में काफी एक्टिव भी हैं। उन्होंने शनिवार को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंची थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आप ने 10 सीटों की मांग रखी है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात चल रही है और जल्द कोई फैसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात शुरुआती दौर में है और अगले 2 दिन में कोई फैसला हो सकता है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 7 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। 12वीं क्लास के छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या की कहानी उलझती जा रही है। एनडीटीवी के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि उनके पास ये साबित करने के लिए अब तक कोई सबूत नहीं है कि हमलावर गौरक्षक थे या ऐसे किसी संगठन से जुड़े थे जो इस तरह के काम में लगा हुआ है। पुलिस ने आर्यन मिश्रा की हत्या में 5 आरोपियों सौरभ, अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा और आदेश को गिरफ्तार किया है। इनमें से अनिल कौशिक को हर किसी ने कथित गौरक्षक दल का सरगना बताया है। एनडीटीवी ने उसके घर और प्रॉपर्टी डीलिंग दफ्तर पर जाकर देखा तो उसके गौरक्षक होने के तथ्य गवाही दे रहे थे। द प्रिंट ने आर्यन मिश्रा के पिता सियानंद मिश्रा से बात की। द प्रिंट के मुताबिक सियानंद मिश्रा फरीदाबाद की स्थानीय जेल में गए तो उनके बेटे की हत्या आरोपी ने उनके पैर छुए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि मेरा बेटा मुस्लिम है, अब उन्हें एक ब्राह्मण की हत्या का पछतावा है। मिश्रा ने 27 अगस्त को हत्या आरोपी और गौरक्षक दल के सरगना अनिल कौशिक के साथ हुई दर्दनाक मुलाकात का जिक्र करते हुए याद किया। द प्रिंट के मुताबिक सियानंद मिश्रा ने कहा, मैंने कौशिक से पूछा, आप एक मुस्लिम को क्यों मारेंगे? सिर्फ एक गाय के कारण? आप कार के पहिए पर गोली चला सकते थे या पुलिस को बुला सकते थे, कानून अपने हाथ में क्यों लिया? कौशिक के पास कहने को कुछ नहीं था। गौरक्षा के नाम पर गौरक्षक होने का दावा करने वालों ने आर्यन मिश्रा की हत्या की। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि उन्हें बस इतना ही अफसोस है कि मार दिए जाने वाले का नाम अब्दुल नहीं आर्यन है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां और बढ़ गई हैं। इस बारे में गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली के एलजी किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक बॉडी का गठन और किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके मुताबिक अगले आदेश तक दिल्ली के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत राष्ट्रपति के अधिकारों का एलजी इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र के इस फैसले से दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों को लेकर पहले से ही लंबा विवाद चल रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है। दिल्ली एलजी की शक्तियां बढ़ाने वाली गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर आम आदमी पार्टी बोली है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी पीछे के दरवाजे से दिल्ली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये होगा नहीं। उन्होंने कहा कि ये चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल आता है तो एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। हजारों डॉक्टरों की भर्तियां करनी है, पद सृजित करने हैं, एलजी साहब उस पर बैठे हैं। हजारों बस मार्शल बेरोजगार हो गए हैं, उस पर वो बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां शक्तियां लेने की बात है तो अधिक से अधिक शक्तियां वो अपने हाथ में ले रहे हैं क्योंकि इनका दुरुपयोग किया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि एलजी विनय कुमार सक्सेना 2 करोड़ रुपए सालाना खर्च पर सोशल मीडिया कंपनी हायर कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बदलापुर की घटना को लेकर राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला। बदलापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। राउत ने मामले में स्कूल से सीसीटीवी फुटेज गायब होने पर राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल से सीसीटीवी फुटेज किसने गायब की? संस्था के प्रमुख ने ऐसा किया होगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ एक कांस्टेबल को बचाने के लिए या इसके पीछे कोई और रहस्य है? सरकार क्या कर रही है? यूक्रेन के पोलताबा में रूस के सबसे भीषण हमले के बाद से राष्ट्रपति जेलेंस्की की सरकार में भारी उथल पुथल जारी है।
रूसी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बीच यूक्रेन के हथियार प्रमुख समेत 4 मंत्रियों के इस्तीफे ने जेलेंस्की सरकार को हिला दिया है। इस बीच एक और इस्तीफे की खबर आ रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री द्मित्रो कुलेबा ने भी अचानक त्याग पत्र दे दिया है। अब तक इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। बीते साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले को लेकर अमेरिका ने हमास नेता याह्या सिनवार समेत कई प्रमुख नेताओं पर मुकदमा शुरू किया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि वो हमास के 6 नेताओं पर 7 आरोप लगा रहा है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों की हत्या, चरमपंथ की वित्तीय मदद देने की साजिश रचने और सामूहिक जनसंहार के हथियारों के इस्तेमाल का आरोप शामिल है। तेलंगाना की जीवांजी दीप्ति ने पेरिस पैरालंपिक में 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। साथ ही मेंस जेवलिन थ्रो F46 में अजीत सिंह ने सिल्वर मेडल और इसी प्रतियोगिता में सुंदर सिंह गुज्जर ने कांस्य पदक जीता है। मेंस हाई जंप में शरद कुमार और मिरियप्पन ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने इन खिलाड़ियों को बधाई दी है। मंगलवार की शाम भारतीय खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीते और इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 20 मेडल जीत लिए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।